सुप्रभात, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आपने जो पीछे वाली वीडियो है वो जरूर देखी होगी। और उस वीडियो में हमने चर्चा की थी, जो सबसे पहले वीडियो में चर्चा की थी वो की थी हमने भाषा की, कि भाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं। उसके बाद हमने चर्चा की थी, मैं आपको अपने विषय के ऊपर लाना चाह रही हूँ। उसके बाद हमने चर्चा की थी कि वर्ण क्या होता है। वर्ण क्या होता है, मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन बताई थी, या बहुत सारे डेफिनेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके आगे टुकड़े ना किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। मेरा नाम सुमन है। अगर इस पूरे के पूरे की बात करें तो ये क्या है, एक वाक्य है। अगर इस शब्द को अलग देखें, इसको अलग देखें, इसको अलग देखें, तो ये क्या है, शब्द है। तो दूसरा इनका नाम, लेकिन यहाँ इस सेंटेंस के अंदर जब ये आ गया, अगर अलग से यहाँ पर लिखा हुआ तो ये क्या है, शब्द है। लेकिन जब ये सेंटेंस के अंदर आ गया, एक वाक्य के अंदर जब इसका प्रयोग हो गया है, तब इसका नाम बदल गया है, तब क्या हो गया है, पद हो गया है। या तो इनमें से शब्द संज्ञा है, या सर्वनाम है, या क्रिया है, या विशेषण है। जब कोई भी शब्द वाक्य के अंदर आ जाता है तो उसका नाम क्या हो जाता है, नाम परिवर्तित हो जाता है। जैसे एक लड़की जब जन्म लेती है, जब वो अपने घर में होती है तो उसका नाम, उसको सभी बेटी कहते हैं। जैसे ही विवाह करके वो आगे घर में चली जाती है तो वहां पर उसको लड़की नहीं, एक औरत बोलना, एक महिला बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही ये शब्द जब ये खुला होता है, अकेला रहता है, तब ये शब्द है। जब ये वाक्य के अंदर प्रयोग हो गया है तब ये क्या बन गया है, पद बन गया है। उसके बाद हमने चर्चा की थी, अगर इसमें से देखें, में अलग करें, रा अलग करें, तो ये क्या है, अक्षर है। क्या है ये, अक्षर। अक्षर की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, परिभाषा दी थी कि वो छोटी से छोटी इकाई या अक्षर उसे कहते हैं जो एक झटके के साथ उच्चारित हो। यानी कि जब हम इस मेरा शब्द को बोलेंगे तो एक बोलेंगे हम में और दूसरा बोलेंगे रा। एक झटके के साथ उच्चारित इकाई, इसमें दो भी हो सकती है, इसमें दो वर्ण हो सकते हैं, इसमें तीन वर्ण भी हो सकते हैं। इसके अंदर क्या है, म है और इसके अंदर ए है। अगर इसको चेक करें तो इसमें र है और इसके अंदर आ है। यानी कि अक्षर वर्ण से बड़ी जो इकाई होती है वो होती है। इसके डेफिनेशन की बात करें तो वो इकाई जो एक झटके के साथ उच्चारित हो उसे अक्षर कहते हैं। वर्ण उससे छोटा होता है, वो होता है, जिसको हम वर्ण कहेंगे। वर्ण क्या होता है, वो इकाई जिसके आगे टुकड़े ना किए जा सके। अब हमने इसके टुकड़े किए, इसके टुकड़े, अब इसके टुकड़े यदि हम करें तो इसके आगे टुकड़े नहीं होंगे, इसीलिए ये क्या है, वर्ण है। और वर्ण की डेफिनेशन क्या होगी, वह छोटी से छोटी इकाई जिसके आगे टुकड़े ना किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। आगे हमने चर्चा कर ली थी, आशा करती हूँ कि आपको इसके माध्यम से अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले हम इस विषय पर चर्चा कर चुके थे, मैं फिर से अपने विषय पर आना चाहूंगी कि जो वर्ण होते हैं भाषा की वो छोटी से छोटी इकाई है जिसके आगे टुकड़े ना किए जा सके। मैंने प्रैक्टिकल में आपको करके दिखाया है। अब हम बात करते हैं कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। इसके बारे में हम पहले से चर्चा कर चुके हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वर को मैं नहीं छेड़ूंगी क्योंकि स्वर के ऊपर एक वीडियो बन चुकी है, जिन छात्राओं ने नहीं देखी है वो उसमें से देख सकते हैं। एक बात और मैं बताना चाहती हूँ आपको, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ वर्ण के ऊपर, भाषा के ऊपर, ये जरूरी नहीं है कि बीए की छात्राओं के लिए है। चाहे छठी क्लास का बच्चा है, चाहे 7th का है, 8th का है, 9th का है, 10th का है, या आप किसी भी कंपटीशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी भी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी कंपटीशन टेस्ट होते हैं उनके अंदर जहां कहीं भी आप देखोगे वर्ण से एक दो क्वेश्चन जरूर आपको आया हुआ मिलेगा। और आपको मैं इस लेवल से तैयारी करवा रही हूँ कि आप भविष्य में जब भी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दे तो उसमें आपका मार्क्स वर्ण के टॉपिक से कहीं ना जाए। तो ध्यान से देखें, तो वर्ण का, स्वर का जो विभाजन था वो हम कर चुके थे। मैंने 7 से 8 प्रकार से इसका विभाजन करके बताया था। स्वर वो होते हैं
जिनके बोलने में किसी भी प्रकार की जो निश्वास वायु है, निश्वास वायु और श्वास वायु के बारे में बताया था। श्वास वायु उसे कहते हैं जब हम सांस को अंदर लेकर जाते हैं, उसे श्वास कहते हैं, और जब हम उसको अंदर से बाहर लेकर आते हैं उसे निश्वास वायु कहते हैं, और निश्वास जब बाहर आती है और उसके साथ जो ध्वनि पैदा होती है उसे स्वर कहते हैं। और जब वो निश्वास वायु बाहर आती है और उसके बोलने में, उसके बाहर आने में कहीं ना कहीं जब रुकावट होती है और उस रुकावट के साथ जो आवाज बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात व्यंजन वो वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, और ये अन्य स्वर कौन होते हैं? स्वर होते हैं। तो स्वरों की सहायता से जो बोली जाए, अर्थात जिनको बोलते हुए निश्वास वायु को अवरोध का सामना करना पड़े, रुकावट का सामना करना पड़े, उसे व्यंजन कहते हैं। आज हम व्यंजनों का जो विभाजन है, व्यंजनों का विभाजन करेंगे, और वो भी सबसे पहले उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर आज हम व्यंजनों का विभाजन करेंगे। मैं आपके सामने एक चित्र बना रही हूँ। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के प्रयास से कि आपको अच्छे से कोई भी बात समझ में आए, उसके लिए ये प्रयास कर रही हूँ। आप चित्र पर ना जाएं, क्योंकि ना तो ड्राइंग कभी मेरा विषय रहा है। आप देख रहे होंगे, कुछ कुछ आपको समझ में आ भी रहा होगा, ये क्या हो सकता है। पहले भी मैंने चर्चा की थी कि जो ये एक चेहरा है, ऐसे किए हुए एक चेहरा है, एक व्यक्ति है जो इस प्रकार से किया हुआ है, मुंह को किए हुए हैं, आपने देख लिया है। ये नासिका विवर है। क्या है ये? नासिका विवर। और ये आपका मुख विवर है। क्या है ये? मुख विवर। दो नलियां होती है, परमात्मा ने बड़े ही अच्छे ढंग से मनुष्य की संरचना की है। यहाँ से हमारे दो नलियां हैं, यहाँ जाकर एक नली में बन जाती हैं, यहाँ जाकर मिक्स हो जाती है दो नलियां में से। तो यहाँ से जो जब हमारी सांस नीचे जाती है और नीचे जाकर फेफड़ों से टकराकर जब वापस निश्वास के रूप में बाहर आती है, तो कहीं न कहीं उस वायु को कहीं न कहीं हमारे मुख के इन भागों के माध्यम से अवरोध का सामना करना पड़ता है। और जैसे ही अवरोध होता है, कोई रुकावट आती है, वैसे ही कोई ध्वनि पैदा होती है, और उसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। कुछ स्वर हैं, कुछ व्यंजन हैं। तो आज व्यंजनों का विभाजन हम करने जा रहे हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। आप सबको मैं वो चीज लिख रही हूँ जो आप सबको बहुत पहले से आती है। आशा करती हूँ कि आपको जरूर आती होगी। ट, ख, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ग, भ, न। अगर बात की जाए स्वरों की संख्या की तो स्वर 11 होते हैं, और एनसीईआरटी की बुक के तहत हरियाणा स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने जो व्यंजनों की संख्या बताई है, व्यंजनों की संख्या पहले बुकों के अंदर 33 आती थी, लेकिन आज के समय में अगर आपको आंसर करना पड़े, अगर 37 उसके अंदर ऑप्शन दिया है तो आपको 37 टिक मार्क करना है, क्योंकि व्यंजनों की संख्या एनसीईआरटी के तहत अब 37 हो चुकी है। वो मैं आपको बताऊंगी। 25 में लिख चुकी हूँ, आप देख भी रहे हैं। एक इनका जब भी आप उच्चारण करें, उच्चारण के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि हम जिस भाषाई क्षेत्र के अंदर रहते हैं, हम हरियाणा प्रदेश के रहने वाले हैं, और वो भी जींद नरवाना के क्षेत्र के, तो हमारा जो उच्चारण है वो हरियाणवी अधिक और हिंदी कम है। तो जब भी आप पढ़ें, शब्दों के उच्चारण पर ध्यान दें। क, ख, ग, घ, इसको बहुत गड़बड़ करते हैं। ये क्या है? ये अड़े बोलते हैं। अड़े नहीं है, ये है अंगर। क, ख, हम पढ़ते हैं क नहीं है, क, ख, ग, घ, अंगर। अब हम उच्चारण स्थान की बात कर रहे हैं, तो उच्चारण स्थान जैसे ही श्वास के साथ वायु अंदर गई और फिर जैसे ही बाहर आई,
मैं आपको किसी प्रकार का कोई ये नहीं है कि बहुत मुश्किल तरीके से याद करवाऊंगी, बहुत ही इजी मेथड से, बहुत ही प्रैक्टिकल ढंग से मैं आपको याद करवाने का प्रयास करूंगी। सिर्फ आपको जस्ट ध्यान से देखना है। तो जैसे ही वायु बाहर आएगी तो सबसे पहले यहाँ जो आपका मुख है, आप इस चेहरे को अपने मुख के साथ जोड़कर चलें। ये जो भाग है आपका यहाँ वाला, यहाँ ये है आपका कंठ, यानी कि आप यहाँ जाएं तो यहाँ क्या है आपका कंठ है। क्या है? कंठ। अगर कंठ जो उच्चारण स्थान है, ये सारे के सारे जब आप क से बोलोगे, क, ख, ग, घ, अंग, ये सारे के सारे जो ये व्यंजन है, ये कहाँ से बोले जाएंगे? आपके कंठ से। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ। जब भी यहां से निश्वास वायु बाहर आएगी तो सबसे पहले कंठ से टकराएगी। और बहुत ही बुद्धिमान प्राणी था जिसने हिंदी की वर्णमाला त्याग दी थी। कोई मान लो अगर ऐसे रखा जाता, क के बाद जय होता, जय के बाद दय होता, भय होता, बहुत मुश्किल याद करने में बहुत दिक्कतें आती। तो बड़ा ही बुद्धिमान प्राणी था जिसने भी हमारी वर्णमाला को निर्मित किया था, बनाया था। तो पहली लाइन और पहला उच्चारण स्थान कंठ, यहाँ हमारा कंठ है, यहां से इनका उच्चारण स्थान होता है। आप बोल कर देखिए, क, ख, ग, घ, अंग। अगर दूसरी लाइन पर चलेंगे, च, यहां से ऊपर जाओगे, आपके मुख का वो वाला भाग आप अपनी जीवा को अंदर घुमाइए। आपके कंठ के बाद मुंह के अंदर आप जीवा को घुमाओगे तो एक आपको भाग मिलेगा, कोमल कोमल जो आपका भाग है। जीवा को घुमाकर देखोगे तो तालु, कई बार बोलते भी कि तालु के अंदर ये चिपक जाएगा, बहुत ही कोमल भाग होता है तालु। तो आप तालु के जब भी आप इस लाइन का उच्चारण करेंगे, च, छ, ज, झ, ये, तो इनका जो उच्चारण स्थान होगा दूसरा, यहां हमारा तालु है और दूसरी जो पूरी की पूरी हमारी पांचों के पांच जो वर्ण हैं, ये कहां से बोले जाएंगे? तालु से। तीसरा, इसे आगे चलिए, मुंह के अंदर अपनी जीवा को घुमाकर देखते रहिए साथ के साथ। ट, ठ, जो आपके दांतों के पास जो कठोर वाला भाग है, जो आपकी जीवा है, वो जो हाँ स्पर्श कर रही है, वो एक कठोर भाग है और उसको बोलते हैं मूर्धा। दांतों से थोड़ा सा पीछे चलोगे तो वहां उस भाग को, ट, आपका जो खुरदरा सा भाग है ना, उसके पास ट, ठ, ड, ढ, इस स्थान को बोलते हैं हम। यहाँ पर जाएंगे और इसका, इस नासिका को मैं साफ कर देती हूँ। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, अगर दांतों के पीछे वाले इस खुरदरे भाग के पास जाएंगे तो ये क्या है? मूर्धा। यानी कि इस पूरी की पूरी पंक्ति का जो उच्चारण स्थान है वो रहेगा आपका मूर्धा। उसके बाद आप आइए, आगे आ गए कहां पर? दांतों के पास। आप बोल कर देखिए, त, थ, द, ध, यानी कि आपकी जो जीवा है वो किससे टच कर रही है? दांतों से, दांतों को छूकर जा रही है। तो अगली जो हमारी लाइन है, यानी कि वो कहां से बोली जाएगी, उसका उच्चारण स्थान क्या रहेगा? दंत। क्या होगा? दंत। उसके बाद आप बोल कर देखिए, प, ह, ब, भ। तो ये जो पूरी की पूरी पंक्ति है हमारी, वो कहां से बोली जाएगी? ओष्ठ। इसका उच्चारण स्थान क्या रहेगा? ओष्ठ। तो आप गिनकर देखिए कि कितने हो गए हैं हमारे? 25। इसके आगे यदि हम चले, मैंने आपको व्यंजनों की संख्या कितनी बताई है? 37, और अभी तक हमने किए कितने हैं? 25। आगे अगर हम चलेंगे तो वो क्या आएगा? य, र, ल, व, य, र, ल और व। इसे आगे अगर हम चले तो वो है श, श, स और ह। यही है ना? तो अगर ये का विभाजन किया जाए, आप बोल कर देखिए एक बार, ये, ये। आप यहां से ये बोलिए, ये ऐसे लग रहा है जैसे कि दोनों बहनें हैं। उच्चारण जब आप करेंगे तो एक कहीं ना कहीं समानता नजर आएगी आपको। ये,
थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मैचिंग होगी आपकी साउंड के अंदर, आपके प्रोनाउंसिएशन में, आपके उच्चारण सिस्टम में। तो इसीलिए यहां से याद करेंगे कि हम ये को कहाँ लेकर जाएंगे, ये के पास, इसकी बहन के पास, ताकि आपको याद रहे। और ऐसे नहीं कि आपने आज याद किया और एक सप्ताह के बाद आपके अर्ध चेतन मन में चला गया और आपको याद करना पड़ रहा है, बार बार उसको देखना पड़ रहा है। आज इस तरीके से याद करिए कि आज पढ़ लिए तो जिंदगी भर आपको याद रहे, आपके दिमाग के अंदर ये तस्वीर पूरी तरह से छप जाए। इस प्रकार से मैं आज आपको याद करवाने का प्रयास करूंगी। तो ये और ये की पूरी लाइन को ऐसे के ऐसे उठा लीजिए, ये र ल, या यूं कह सकते हैं एक ऊपर की लाइन कट, एक नीचे की लाइन कट, और सीधा कहाँ, इस प्रकार से। यानी कि ये कहाँ से बोला जाएगा, तालु से, र कहाँ से बोला जाएगा, मूर्धा से, और ल कहाँ से बोला जाएगा, आपके दंत से। उसके बाद तीनों से आ जाएंगे आपकी। वैसे तो वही बात, हरियाणवी भाषा का टच हम सभी को स बोलते हैं, हमारे लिए तो तीनों श है, लेकिन इनमें बहुत अंतर है। आप बोल कर देखिए, मैं आपको आज उच्चारण करना सिखाऊंगी, तीनों श के अंतर को बताऊंगी। तो जो श है, सलगम वाली जो श है वो यहाँ से बोली जाएगी, ये वाली श यहाँ से बोली जाएगी, और ये सिट्टी वाली जो श है ये यहाँ से बोली जाएगी, सपेरा वाली जो श है। यानी कि देखो, मैंने आपको बात कही थी कि हमारी जो श्वास नली है, सांस अंदर गई और अंदर से जैसे बाहर आई, और बाहर आते ही सबसे पहले कंठ आया, और कंठ के बाद क्या आया, तालु। यानी कि जो पहले वाली स है, किस वाली जो स है आपने यहाँ से बोली है, दूसरी जो स है आपने यहाँ से बोली है, मूर्धा से बोली है, और तीसरे वाली जो श है वो आपने दंत से बोली है। ओके, तो आप ऐसे बोलोगे श श स। इसमें जो ये वाली स है, इसमें सिट्टी की तरह आवाज आएगी, श। आपने जीवा का यूज कीजिए, श स स, श श स, श श स। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यानी कि आपको एक बार अपनी जो निश्वास वायु है एक बार रोकना है अपने तालु के ऊपर, फिर आपने रोकना मूर्धा के ऊपर, और फिर आपने बोलना है दंत से स, श स बोलना है। यहाँ से ये वाली जो श है दंत से बोली जाएगी। आशा है कि आपको इस उच्चारण जरूर समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से ट्राई करें, श श स। इस तरह से प्रयास करें तो आप बोलना शुरू कर देंगे। अब बाकी बचे हैं हमारे ये दो, इनमें से अगर है की बात करें तो है चला जाएगा कंठ में, श स और है कहां से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। उसके बाद जो व है, देखो बच्चे, हम तो किसी भी तरह से हम तो ऐसे बोलते हैं व, ऐसे नहीं। व के लिए जो उच्चारण स्थान है वो सबसे अलग है। व का जो बनेगा वो बनेगा ऊपर वाले जो दांत और नीचे वाला जो होठ है, यानी कि दंतोष्ठ से वह बोला जाएगा। किससे बोला जाएगा, दंतोष्ठ। क्या बोला जाएगा आपका, व। यानी कि आपको व नहीं बोलना, व किसी भी तरह से व। अगर इसका सही उच्चारण करेंगे तो कैसे बोलेंगे, व, वह, वहां, व वहां। यानी कि ये वाले आपके हो जो दांत है, ऊपर वाले दांत है जो इस वाले होठ से नीचे वाले होठ को आकर स्पर्श करें, तभी आपका जो व का उच्चारण होगा वो सही शुद्ध माना जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें आगे हमारे जो वर्ण हैं ये अभी तक कितने हो चुके हैं, 25 प्लस 4 और प्लस 4, यानी कि 29 और 4 33। और पहले व्यंजन कितने बताए जाते थे, 33 बताए जाते थे, लेकिन मैंने आपको कितने बताए हैं, आज की एनसीईआरटी की बुक के तहत मैंने व्यंजनों की संख्या आपको फिर से बता रही हूँ, 37 बताई है, और अभी तक हमारे कितने हो चुके हैं, 33। आगे यदि बात करें तो इसके अलावा इतने से हमारा काम नहीं चला। अंग्रेजी भाषा के अंदर तो 26 अल्फाबेट के अंदर काम चल गया, लेकिन हमारे 11 हम स्वर हैं ले चुके हैं, 33 हम व्यंजन हमारे पास थे, 2 हमारे पास अयोगवा थे, लेकिन इतने से भी काम नहीं चला। क्यों नहीं चला, क्योंकि हमने 2 व्यंजन और लिए जिनको कहा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं,
वो मैं आपको बता रही हूँ। ये और ढ ढ और ढ, यानी कि जब बात करी जाए आप अच्छे से पहचान कर लें, ये है अंगय, ये है ड और ये है ढ, और ये क्या है अड़ और ये क्या है अढ़। आपने कई बार देखा होगा पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई क्या होती है, पढ़ाई क्या होती है, पढ़ाई। एक आम कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा, पढ़ रहा हूँ। जैसे बहुत बढ़िया किस्म का चाहिए, बढ़िया, बढ़िया जो हम बोलते हैं, तो बढ़िया के लिए किस ढ का यूज होगा, इस ढ का यूज नहीं होगा, बढ़िया के लिए किस ढ का यूज होगा। यानी कि ये ढ है, ढक्कन वाला ढ है ये, और ये बढ़िया वाला ढ है। अगर बात की जाए सड़क, सड़क थोड़े बोलते हैं हम, सड़क देखिए आप, ये क्या है, क्या लिखा मैंने, सड़क लिखा, सड़क, ये क्या हुआ सड़क, लेकिन लिखना क्या है हमें, सड़क, क्या लिखना है, सड़क। यानी कि इसका उच्चारण स्थान सड़क जब होगा जब इसके नीचे इसका प्रयोग किया जाएगा। आप तीनों इन व्यंजनों के अंदर अच्छे से आप अपनी बुद्धि में इसको बैठा ले, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि हिंदी सीखना आपके लिए आज के युग में आप कहीं ना कहीं इंग्लिश को बेसिक प्रेफर करें, लेकिन एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के नाते, एक समाज का शिक्षित व्यक्ति होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारी राष्ट्रभाषा के जो भी वर्ण यूज करें उनका शुद्ध रूप से प्रयोग करें। तो उनका हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। हमारी राष्ट्रभाषा भी, हमारी तो मातृभाषा भी हिंदी है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं अन्य दक्षिण भारतीयों की कंपैरिजन में हमारी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अधिक बनती है कि हम अपनी राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार शुद्ध उच्चारण पर ज्यादा ध्यान दें। तो ये क्या है, अंग है, ये क्या है आपका ड है, और ये क्या है आपका अढ़ है। तो ये सड़क है, सड़क नहीं है। आपको बढ़िया चाहिए तो आपको ये लिखना पड़ेगा, इसलिए ये दो क्या है, उत्सिक्त व्यंजन है। ये बात बताई जाएगी और आपको बाद में कि उत्सिक्त किसके अंदर किए जाएंगे ये बाद में आपको बताया जाएगा। अभी हम इनके उच्चारण स्थान की बात कर रहे हैं, और इन दोनों का उच्चारण स्थान जो है इन्हीं के जैसा है, यानी कि ये दोनों मूर्धा से ही बोले जाते हैं। इसीलिए हम इनको कहाँ लिख देंगे, इनके पास। और टोटल हमारे वर्णों की अगर संख्या की बात की जाए तो 33 + 2 कितने हो चुके हैं, 35 व्यंजन हो चुके हैं। उसके बाद भी हमारा काम नहीं चला, क्योंकि आप जानते हैं भारत जो देश है इसका इतिहास बड़ा अनोखा है। यहाँ पर कभी डच आए, कभी फ्रांसीसी आए, कभी पुर्तगाली आए, कभी अंग्रेज आए, कभी उससे पहले सदियों पहले कभी यहाँ पर मुसलमान रह कर गए। तो न जाने किन किन लोगों का यहाँ पर आगमन हुआ और किन किन लोगों का यहाँ रहन सहन हुआ। भारत जो देश है वो मिश्रित सभ्यता का, मिश्रित संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के व्यक्ति रहते हैं, बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर मुसलमानों का काफी समय तक शासन रहने के कारण उनकी जो अरबी भाषा के जो शब्द हैं, हिंदी भाषा भी तो ऐसी है, क्योंकि हिंदी भाषा के अंदर तत्सम शब्द भी है, यानी कि संस्कृत भाषा के भी शब्द हैं, उसके अंदर हिंदी के अपने शब्द भी हैं, तद्भव शब्द भी हैं, और हिंदी के अंदर अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषा के इतने ज्यादा शब्दों का प्रयोग कर। कितने बच्चे ऐसे बोलते हैं सुबह सुबह कि हम विद्यालय जा रहे हैं, कितने बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हम महाविद्यालय जा रहे हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द तो हमारे लिए ऐसे हो गए हैं, ऐसे हमारे हिंदी भाषा के हमें याद नहीं रहते। कितने बच्चे कहते हैं महाविद्यालय और विद्यालय शब्द का, सभी तो कहते हैं कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। तो कॉलेज शब्द किसका है, अंग्रेजी भाषा का है। ऐसे ही बहुत सारे जो अरबी फारसी भाषा के जो शब्द हैं, तो उन भाषाओं के शब्दों को लिखने के लिए हमने दो शब्द वहां से लिए हैं, और वो है आपके जय और फै। ये हमारे वाले जय और फै जैसे नहीं है, इन दोनों में बहुत अंतर है। क्यों अंतर है, क्योंकि इनके नीचे जो ये लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नुक्ता। इस नुक्ता के कारण इनके उच्चारण स्थान में भी फर्क आ गया है। इसलिए ये जो जय है, ये जय बोली जाएगी यहीं से, और ये जो फै है ये हमारा तो है प ह। क्या है ये, प ह, प ह यहां से बोला जा रहा है ओष्ठ से, लेकिन ये जो फै है, ये फै यहां से नहीं बोला जाएगा। ये फै है, फ है, लेकिन ये
आपने सुना होगा आजकल के जो बहुत ही अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल है वहां पर अच्छे से बच्चों को उच्चारण सिस्टम अच्छे से सिखाया जाता है। हम तो ऐसे बोल लेते थे 4 5 ऐसे ऐसे नहीं बोलना। आजकल के बच्चे छोटे छोटे बच्चों को देखोगे आप, वो बोलेंगे 4 5 4 5 4, इस तरह से बोलेंगे। यानी कि जो ये फ जो बोला जाएगा इस प्रकार से बोला जाएगा आपके ऊपर वाले दांत और नीचे वाले होठ से, ठीक है। फ ये किसके नुक्ते के कारण, और इसीलिए इसका जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा, फ। अब अगर आपके वर्णों की संख्या देखी जाए तो ये दो क्या हैं, आगत व्यंजन है। कौन से व्यंजन है, आगत, यानी कि विदेशों से आए हुए, उनको बोलते हैं उत्सित व्यंजन, इनको बोलते हैं आगत व्यंजन। दोनों का उच्चारण स्थान आपको समझ में आ गया होगा, ये जय इसी की तरह है, लेकिन इस फे का उच्चारण किससे होगा, दंतोष्ठ से होगा। और अब हमारे जो व्यंजन होते हैं वो कितने हो गए हैं, 37 व्यंजन हो गए हैं। आशा करती हूँ कि आपको जो व्यंजन का टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं आया है तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने उस दिन भी जब आपको स्वर का जब टॉपिक करवाया था तब भी मैंने आपको ये बात कही थी कि जब मैं उच्चारण करवाऊंगी व्यंजन के उच्चारण स्थान के साथ मैं आपको उच्चारण का टॉपिक अच्छे से करवाऊंगी, बताया मैंने उस दिन भी था। लेकिन आज फिर से इस चेहरे के साथ के साथ हम प्रैक्टिकल रूप में जैसे हमने व्यंजनों का बंटवारा देखा है वैसे ही हम स्वरों का और देखें। वीडियो तो काफी लंबी बन चुकी होगी लेकिन फिर भी देखते हैं। अगर बात की जाए स्वरों में, सबसे पहले क्या है एक तो इनके उच्चारण स्थान पर आप ध्यान देंगे एनआर नहीं है, वो हमारा हरियाणवी प्रभा बोलता है। ये क्या है तो इनका उच्चारण स्थान ह, बोल के देखो बिल्कुल है और ए एक जैसे लग रहे हैं, यानी कि ए हो और आ हो, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या रहेगा, कंठ। और कंठ आपको याद होगा मैंने जो आपके सामने बनाया था उसके आधार पर भी सबसे पहले आपकी जो निश्वास वायु आई थी वो कंठ में आई थी और कंठ में सबसे पहले रुकावट हुई थी और वहीं से इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, ए का भी और आ का भी। इसके बाद अ ई का अगर उच्चारण स्थान की बात की जाए ए आ यहां से फिर कहां से, तालु से, यानी कि ई यूं नहीं है कि आप जीवा के, बहुत सारे बच्चे कहते हैं नहीं मैडम यहाँ जीवा नहीं लग रही, आप जीवा के केवल आगे वाले भाग पर फोकस रखते हैं। जीवा के 3 भाग मैंने बताए थे कि 3 प्रकार से बोले जाते हैं। तो ये जो जीवा है यहाँ अब जो ई की बात करें तो वहां पर स्ट्रेस कहाँ जा रहा है, तालु के ऊपर जा रहा है। तो ई का उच्चारण जो स्थान होगा वो क्या होगा, तालु होगा। उसके बाद है ऊ ऊ ऊ ऊ। आपको होठों की बनावट से पता चल ही रहा होगा कि ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान क्या हो सकता है, यानी कि औष्ठ। ऊ ऊ। उसके बाद री, क्या आ गया, री। वैसे तो देखा जाए हिंदी भाषा के शब्दों के अंदर री शब्द का जो री वर्ण का जो प्रयोग है बिल्कुल नहीं होता है। ये तत्सम शब्दों के अंदर इसका प्रयोग जरूर मिलेगा जो संस्कृत भाषा से शब्दावली ली गई है। आप देखना री और री कुछ ना कुछ यहाँ पर भी आपको लगेगा कि जैसे ये एक ही जगह से बोले जा रही हैं। इसीलिए जहां पर रे का उच्चारण स्थान होगा यानी कि मूर्धा, और यहाँ पर क्या जाएगी आपकी री जाएगी। ए आ ई ऊ री, ए और आई है जो इनका जो उच्चारण स्थान होगा मैंने पहले भी बताए थे, ये संधि स्वर है, यानी कि मेल से बने हैं। ए जो बनती है, बाकी डिटेल कभी संधि का टॉपिक अगर भविष्य में मैंने करवा तो आपको जरूर बताऊंगी। जो ए बनती है वो बनती है ए प्लस ई के मेल से, और जो आई है वो बनती है ए प्लस बड़ी ई के मेल से। और इसीलिए ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, और ई का क्या है, तालु। तो इसीलिए एक नया उच्चारण स्थान बना, उसका नाम है कंठ तालु, जहां से किसका उच्चारण होता है, ए और आई। इसके बाद अगर ध्यान से देखा जाए फिर क्या है, ओ ओ ओ, जिस प्रकार
प्रकार से ये इनके मेल से बनते हैं, ऐसे जो ओ बनता है वो बनता है ए प्लस ओ के मेल से, और जो ये ओ बनता है ये बनता है ए प्लस बड़े ओ के मेल से, यानी कि ओ औ। इसीलिए ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, और ऊ का क्या है? ओष्ठ। तो इन दोनों का जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा? कंठोष्ठ। इसका ओ। इसके बाद जैसे बच्चे आप सभी जानते हैं कि समय परिवर्तनशील है, नियम बदलते रहते हैं, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। आज जो जमाना है यूं नहीं कि आज बिल्कुल परफेक्ट है। पहले हम हाथ से काम चला लेते थे, गर्मी होती थी, फिर पंखे चले, उसके बाद कूलर आए, उसके बाद आज एसी आ गए हैं। तो ये नहीं है कि हम इतने से संतुष्ट हो गए, आगे भविष्य में न जाने क्या क्या आना है। इसी प्रकार से बात हर जगह लागू होती है कि हमेशा ही किसी न किसी भी क्षेत्र में सुधार की गुंजाइश रहती है, और ऐसे ही सुधार हुआ और एक नया उच्चारण स्थान आया है वर्त्स। क्या है ये? वर्त्स। वर्त्स जो उच्चारण स्थान है, मैं आपको हर एक चीज बिल्कुल क्लियर कट बता रही हूँ और उस लेवल से बता रही हूँ। चाहे आपके घर में कोई एचसेट, सीटेट, कोई भी कंपटीशन टेस्ट की तैयारी कर रहा हो, किसी भी प्रकार के, हर प्रकार के क्वेश्चंस आपके यहाँ से सॉल्यूशन होगा उनका। वर्ण के टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। तो जो वर्त्स उच्चारण स्थान है, ये वो भाग है, यानी कि दांतों के जड़ में और मूर्धा के बीच में जो जगह है ना, उसको वर्त्स का जो उच्चारण स्थान है, इस स्थान को नाम दिया गया है। और यहाँ से जो सीधे, अगर मैं आपको सीधा याद करवाने का तरीका बताऊं तो यहां से बोले जाते हैं अब मैंने आपके सामने 4 वर्ण लिख दिए। सर्ज। अब ये जो वर्ण है ये तो विदेशी है, इसीलिए हम इसको यहां से हटा देंगे हमारे बड़े इसके अंदर से, उच्चारण स्थान में से। लेकिन ये जो है, ये मैंने आपको पहले विभाजन करके बताया है कि ये दंत्य है, मैंने बताया है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने ये क्यों बताया है। इसका कारण क्या है? अगर कंपटीशन टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, भविष्य में करेंगे, क्योंकि बीए प्रथम की आप छात्राएं हैं, 2 साल के बाद हर प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, और उसके बाद आप कोई ना कोई कंपटीशन टेस्ट देंगे जिसके भी अंदर हिंदी का जो पोर्शन आएगा उसमें कहीं ना कहीं वर्ण का जो टॉपिक है जरूर आएगा। तो उसके लिए मैं आपको तैयारी करवा रही हूँ, बता रही हूँ, उस हद तक जाने का प्रयास कर रही हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर आपके ऑप्शन में दिया हुआ है दंत्य और साथ में दिया वर्त्स्य, तो आपको आंसर में जाना है वर्त्स्य के साथ। अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर आपको जाना है दंत के साथ। अब तो कहते हैं कि जो स है, स में सीधा जो जीवा है वो दांतों से आकर टच नहीं करती। देखो त में, देखो त थ, लेकिन स में यहाँ नहीं लगती। श में अगर सही तरीके से हम उच्चारण करेंगे तो जो हमारे दांतों का जो मूल भाग है, यानी कि जड़ जो भाग है, उससे थोड़ा सा ऊपर, यानी कि वर्त्स्य के ऊपर जाएगी। चाहे वो र की बात हो, र में मूर्धा के ऊपर नहीं जा रही, मूर्धा से थोड़ा सा इधर जब आएगी, यानी कि मूर्धा थोड़ा सा आगे का जो खुरदरा पोर्शन होता है वो। और अब जो वर्त्स्य है, ये दांतों के जो मूल भाग है, जड़ भाग है, बिल्कुल उसके पास र, ल, श, स, और आपका ये वाला ज, जय नहीं है, जय जहाज नहीं है, ये क्या है? ज, जरा, ज। इस तरह से आप इसका उच्चारण स्थान, ये क्या होगा? वर्त्स्य। तो आप अगर ऑप्शन में ये भी है और ये भी है तो आप आंसर टिक मार करोगे वर्त्स्य का। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो जो हमारे प्रारंभ से ही चले आ रहे हैं तो फिर आपके उच्चारण स्थान रहेंगे ये। आशा करती हूँ कि आपको जो वर्णमाला का, पूरी की पूरी वर्णमाला का जो उच्चारण स्थान है वो समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई कमी रहती है तो आप मेरे से फिर से कमेंट करके या फोन करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए हूँ। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।